तियानजिन चीन में हुए एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन में इस बार वैश्विक राजनीति का नया चेहरा उभर कर सामने आया। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच आयोजित इस सम्मेलन में चीन ने 20 से अधिक देशों के नेताओं, जिनमें भारत, रूस, मध्य पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, उनको आमंत्रित कर विश्व में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व दिखाया। अब शुरुआती भाषण में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्लियरली कहा कि उन्हें ठगाने वाले देशों द्वारा थोपे गए वैश्विक ढांचे को नहीं स्वीकारा जाएगा। उन्होंने ठंडे युद्ध की मानसिकता, ब्लॉक पॉलिटिक्स की कड़ी निंदा की, ये संदेश देते हुए कि एससीओ अब एक समावेशी, न्यायपूर्ण वैश्विक मंच बनकर उभरा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस सम्मेलन में भव्य रेड कार्पेट स्वागत मिला, जिसमें यह स्पष्ट संकेत मिला कि ब्रिक्स देशों के दबाव और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस चीन का सामरिक जुड़ाव लगातार मजबूत हो रहा है। पुतिन ने पश्चिम की सैन्य विस्तारवादी नीतियों और नेटो की भूमिका की आलोचना की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि रूस इस मंच को पश्चिम के दबाव के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस के रूप में देखता है। पीएम नरेंद्र मोदी की ये चीन में 7 वर्षों बाद पहली यात्रा थी। दोनों देशों के बीच तनाव की लकीरें, इन सबको पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि भारत और चीन विकास साझेदार है, प्रतिद्वंदी नहीं, और ये साझा संवाद और विश्वास पर आधारित रिश्ते ही आगे बढ़ने का रास्ता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ को सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी की अवधारणा पर बेस्ड बताया है और सदस्य देशों के साथ टेररिज्म के खिलाफ एक साथ खड़े होने का आह्वान किया है। और खासकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंक हमले पर चर्चा की और कहा कि आतंकवाद एक मानवता विरोधी चुनौती है, जिसे हमें एकजुट होकर रोकना है। एससीओ की तियानजिन घोषणा में इस हमले की कड़ी निंदा की गई है और इसमें आतंकवादियों, फिरौनियों और उनके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाकर खड़े करने की मांग की गई है। तो एससीओ ने आर्थिक सहभागिता को भी काफी महत्व दिया है। इस एससीओ समिट में शी जिनपिंग की बात करें तो उन्होंने एससीओ विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव सामने रखते हुए आगामी 3 सालों में सार्वभौमिक सदस्यों को $1.4 बिलियन के ऋण देने की घोषणा की है। ये कदम एससीओ को मात्र सुरक्षा संगठन से बढ़कर आर्थिक और विकासवादी मंच में बदलने की दिशा में एक ठोस प्रगति का प्रतीक है। आप देखें कि इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% तक की व्यापार शुल्क प्रतिबंध नीति जारी थी, जिसने भारत को एक नई साझेदारियों की खोज में प्रेरित किया है। इसलिए एससीओ में चीन और रूस के साथ मजबूत सहयोग और रियायतें प्राप्त करना भारत के लिए केवल कूटनीतिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा की रणनीति भी बन गया था। कुल मिलाकर तियानजिन में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति के नए समीकरणों को आकार दिया है, जहां सदस्य देशों ने सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामरिक सहयोग को प्रायोरिटी दी है। चीन और रूस के सामरिक गठबंधन ने पश्चिमी दबावों के बीच एक नया बैलेंस क्रिएट किया है, जबकि भारत ने इस मंच का उपयोग विकास, साझेदारी और आतंकवाद विरोधी एकजुटता के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस और उनके संवाद ने भारत चीन संबंधों में सुधार की उम्मीद जगाई है और साथ ही एससीओ की आर्थिक पहलें जैसे कि विकास बैंक का प्रस्ताव इस संगठन को केवल सुरक्षा गठबंधन नहीं, बल्कि एक व्यापक विकास मंच में बदल देता है। तो ये सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ग्लोबल साउथ की आवाज अब और मजबूत हो रही है, जो नए बहुपक्षीय सहयोग और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की ओर लगातार बढ़ रहा है। तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन ने इस बार विश्व मंच पर एक नया भू राजनीतिक ढांचा पेश किया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक न्यू वर्ल्ड सिस्टम की रूपरेखा गढ़ने का संकेत दिया है, यानी कि मित्रता का संदेश। सम्मेलन के दौरान एक यादगार क्षण तब आता है जब नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर, हाथ मिलाकर, मुस्कुराकर अपनी मित्रता का संचार किया और एक पॉजिटिव संदेश
लोगों के बीच दिया। ये एक ऐसा दृश्य था जो वैश्विक राजनीति में ना काफी दुर्लभ कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सा कहा जाता है। और ये त्रिकोणीय समीकरण एससीओ में रणनीतिक सहयोग का आधार बनता दिख रहा है। और अब जब हम बदले के संकेत की बात करते हैं, यानी तो इसमें बात आती है पश्चिम को चुनौती की। शी जिनपिंग ने उद्घाटन भाषण में ठगाने वाले देशों, जिसकी शुरुआत हमने की थी, शुरुआती सेगमेंट में हमने इसकी बात की थी, ठगाने वाले देशों की बात की और ठंडा युद्ध की मानसिकता की चेतावनी चीन द्वारा दी गई है। ये ना एक स्पष्ट नारा है जिसे पश्चिमी नीतियों की आलोचना के रूप में देखा गया है। एससीओ को उन्होंने एक समावेशी बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने भी पश्चिमी सैन्य विस्तारवाद, विशेषकर जापान और जर्मनी के संदर्भ में आलोचना करते हुए ये संदेश दिया कि रूस अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व को कायम रखते हुए पश्चिम का मुकाबला करेगा। अब हम इस संदर्भ में भारत की नीति की बात करते हैं। सतर्क संतुलन। भारत ने इस त्रिकोण में साइड लाइन पर ना रहते हुए अपनी नीति को स्पष्ट रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर जोर देते हुए कहा था कि दोहरे मानदंडों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, खासकर वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय आतंक नेटवर्क के संदर्भ में। उन्होंने एससीओ को बहुपक्षीयता, सहयोग और वैश्विक शासन सुधार का एक मंच बताया, जहां आतंकवाद, सीमित साझा विकास, डिजिटल समावेशन जैसे क्षेत्रों पर सदस्य देश मिलकर काम कर सके। यद्यपि एससीओ में चीन और रूस की बढ़ती भूमिका स्पष्ट है, तो वहीं भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने का इनकार भी किया है। इसे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मामला बताते हुए एससीओ की नई घोषणा में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में बीआरआई की पूंछ को शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो निर्णय भारत की ओर से लिया गया है एससीओ समिट में, ये निर्णय ये स्पष्ट करता है कि भारत एससीओ के अंदर गैर पक्षपातपूर्ण और बहुलवादी दृष्टिकोण का पक्षधर है, जहां उसे चीन और रूस के सतही सहयोग में अंतर दिखाई देता है। इस सम्मेलन में पुतिन ने यूक्रेन संकट का हवाला भी दिया, इसे कूप के परिणाम के रूप में बताया, जबकि विपक्ष पश्चिम को दोषी ठहराया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह ध्यान आकर्षित किया कि विश्व संघर्षों से घिरा हुआ है और सभी को स्थायी शांति के रास्ते खोजने चाहिए। अगर हम सम्मेलन के समापन की बात करें तो इस समापन पर जारी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भारत ने आतंकवाद, अल्पसंख्यक विरोधी कट्टरता और धार्मिक असहिष्णुता के मुद्दे पर मजबूत भाषा अपनाई, जबकि बीआरआई और विकास रणनीतिक दस्तावेजों पर उसने समर्थन नहीं किया। फिर भी व्यापक सहमति के साथ शिखर सम्मेलन सफल रूप में समाप्त किया गया। तो एससीओ अब केवल सैन्य या क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन नहीं रहा, इसने बता दिया कि इसने आर्थिक सहयोग, स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार, डेवलपमेंट बैंक की कल्पना और आतंकवाद रोधी ढांचे जैसे रैट्स को भी इंपॉर्टेंस दी है। ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस मंच को वैश्विक प्रभाव का पर्याय बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एससीओ शिखर सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है, जो संदेश देता था कि अब एक नई त्रिकोणीय शक्ति समीकरण का उदय हो रहा है, जहां भारत, चीन और रूस सामूहिक रूप से वैश्विक मोर्चे पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। भारत ने अपने मध्यस्थ संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण के बल पर एससीओ में सामंजस्य दिखाया, अपनी संप्रभुता दिखाई, दोनों को कायम रखा। तो अब यह देखना है कि अमेरिका इस नए समीकरण का सामना कैसे करेगा और क्या एससीओ एक स्थायी विकल्प बनकर उभरेगा। हाल ही में हुई तियानजिन में एससीओ समिट यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बात कर रहे हैं, और क्योंकि इसका समापन हो चुका है तो इसका सम अप कर रहे हैं, इसका क्रक्स निकाल रहे हैं। कंक्लूजन के माध्यम से हम इस पूरे समिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने किस तरीके का मैसेज कन्वे किया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और क्योंकि प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट है तो अमेरिका के संदर्भ में भी बात की जाएगी। तो 25वें शिखर सम्मेलन ने वैश्विक परिदृश्य पर जो संदेश छोड़ा उसके
यथोचित असर अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। कैसे? आप देखें कि एक और चीन और रूस ने जॉइंटली एक नया न्यायपूर्ण और बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था का खाका प्रेजेंट किया, तो दूसरी ओर अमेरिका का पलटवार और प्रतिक्रिया भी अब तक की अपेक्षा से अधिक रोचक रूप लेती नजर आती है। शी जिनपिंग ने इस समय एससीओ का चेहरा बदलने का प्रयास किया है और उन्होंने ठंडा युद्ध मानसिकता और दमनकारी नेतृत्व के खिलाफ जैसे खुलकर विरोध जताया इस समिट में, और एससीओ को विकास और आर्थिक साझेदारी का एक नया मंच बताया जहां शक्ति की बजाय साझा विकास को तरजीह दी जाती है। उन्होंने एससीओ विकास बैंक और आंतरिक सहयोग को प्रायोरिटी दी है और कहा है कि अगले 3 वर्षों में $1.4 बिलियन तक ऋण देने का भरोसा हम देते हैं। तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों और नेटो के विस्तार को नकारना समय की जरूरत है। उन्होंने एससीओ को गुणवत्ता पर आधारित बहुपक्षीय मंच बताया जो पश्चिमी शक्ति संरचनाओं का मुकाबला कर सकता है। एससीओ सम्मेलन में शामिल देशों ने अमेरिकी टैरिफ नीतियों, विशेषकर भारत पर लगाए गए 50% तक के शुल्क को विरोध का विषय बताया है। कई देशों ने संयुक्त रूप से कहा कि ऐसी एक तरफा आर्थिक कार्रवाइयों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं और विकास बाधित होते हैं। एससीओ ने तियानजिन डिक्लेरेशन की स्थापना करते हुए क्लियरली कहा है कि वैश्विक सहयोग को पतित कर सकता है और इसे बहुपक्षीय और निष्पक्ष निर्णय लेने वाले मंच के रूप में देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की जो प्रासंगिकता है उसको बनाए रखने और उसके सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है इस समिट में। इस सम्मेलन में एससीओ का विस्तार अब केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि हालिया वर्षों में इसमें ईरान जो कि 2023 में, बेलारूस जो कि 2025 में शामिल हुए हैं, जिससे संगठन की भौगोलिक और राजनीतिक पहुंच और मजबूत हुई है। तो ऐसे में ये क्लियर है कि अब एससीओ एक वैश्विक मंच की ओर अग्रसर है, ना कि सीमित सहयोग संगठन तक। शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत अमेरिका सतत दोस्ती और सहयोग का संकेत दिया, जिसमें व्यापार, रक्षा और नवाचार को उजागर किया गया है। इस प्रतिक्रिया से उम्मीद की नजर रखी जा सकती है कि एससीओ की प्रतिक्रियाओं का सामना अमेरिकी कूटनीतियों द्वारा सक्रिय रूप से किया जाएगा। आप देखें कि सम्मेलन से पहले ही एससीओ के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंच, विदेश मंत्रियों की बैठक और सांस्कृतिक संवाद फोरम जैसी तैयारियां की गई थीं, और इन सभी प्रोग्राम्स ने कहीं ना कहीं दिखाया कि एससीओ अब केवल सुरक्षा मंच नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग की दिशा में भी व्यापक सोच के साथ बढ़ रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक सत्ता अब सिर्फ ताकत का नाम नहीं है, बल्कि सहयोग, विकास और बहुपक्षीयता का रूप ले रहा है। इस मंच पर जिस तरीके से चीन, रूस, भारत के संदेश, आर्थिक साझेदारी और अमेरिकी प्रतिक्रिया का जुड़ाव उभरा, उसने ये दिखाया है कि विश्व अब एक नई रणनीतिक धुरी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या एससीओ दीर्घकालीन वैश्विक नेतृत्व के लिए एक ठोस विकल्प बन पाएगा, या ये केवल एक प्रतीकात्मक अंतराल भर है, सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है। तो एससीओ का 2025 का शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत देता है, और इस सम्मेलन में इन तीनों देशों सहित अन्य सदस्य देशों ने आर्थिक सहयोग, बहुपक्षीय कूटनीति को मजबूती देने पर जोर दिया है। विशेष रूप से भारत चीन के बीच जारी जो तनाव था, उसके बावजूद भी दोनों देशों ने संवाद और सहयोग की आवश्यकता को एक्सेप्ट किया, जो इस क्षेत्र के स्थिरता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और रूस ने भी संगठन के माध्यम से पश्चिमी दबावों का सामना करते हुए अपनी भूमिका मजबूत की है। तो एससीओ अब सिर्फ एक सुरक्षा संगठन नहीं रहकर एक व्यापक आर्थिक और राजनीतिक मंच बन गया है, जो वर्ल्ड के पावर बैलेंस को प्रभावित कर रहा है। और यह सम्मेलन दर्शाता है कि भविष्य में ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुपक्षीय सहयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, जिससे एक नए युग की शुरुआत हो सकती है।